हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लेडर प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि देखा था अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पास पास में लगा दिए जाए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, और उससे पहले फिर हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे वो सब चीज़ हम लोग देख रहे थे। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें आने अभी बाकी है। उससे पहले फिर हम लोगों ने केवीएल और केसीएल वगैरह लगाना सीखा था। लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को करने के लिए करके आए क्या? तो ट्राई किया था, नहीं हुआ मेरे से। नहीं हुआ मेरे से। सीरियसली नहीं हुआ ये क्वेश्चन? सर उतना अच्छे से नहीं किया, मैं बोलूँ तो मैं एक ही बार किया, अटेम्प्ट नहीं किया सुनने होगा के। तुमने? सर मेरा अजीब चल रहा है आज 2 दिन, पीएनसी में जा रहे हैं। फिजिक्स में कब जाएगा? यस। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हर एक सब्जेक्ट को उतना डिवाइड करो टाइम, सफिशिएंट टाइम मिलेगा तब तो रिवाइज करोगे। सिर्फ मैथ से ही नंबर नहीं आ सकता है, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा तभी नंबर आएंगे तुम्हारे। सर आजकल मैथ्स में वो ऐसा हो गया कि 6 चैप्टर करा रहे हैं, मतलब एक हफ्ते में 6 या 5। सर मतलब बहुत टाइम उधर ही डिबेट हो रहा है इसलिए। देखो, जैसा भी ये चीज़ है मैम भी जो भी स्टार्ट है, कर रही है। तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना होगा, मैं सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बोल रहा हूँ। और इवन केमिस्ट्री तुम्हें ज़्यादा करना चाहिए, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नंबर लेकर के देगा। फिजिक्स और मैथ्स वो भी है। टफ होते हैं, और इससे तुम्हारे रैंक डिसाइड होते हैं, कितना अच्छा रैंक लगेगा, ये तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा केमिस्ट्री। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो रिपीट करने वाला पार्ट तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ये पार्ट रिपीट करता हुआ दिख रिपीट रहा करने वाला, हाँ ये 3। हाँ है ना? रिपीट करने वाला पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना होता है और लेना होता है। तो इस जगह के वैल्यू को मैं आर इक्विवेलेंट कंसिडर करूंगा। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। और ये ऐसा और ये ऐसा, जहाँ से भी तुम्हें रिपीटिंग पार्ट दिखे तो एक को हमेशा छोड़ दो और बाकी का आर इक्विवेलेंट ले लो। एक को हमेशा छोड़ देना है। एक को सर्किट में रखना है, ओके। हाँ, और ये आर इक्विवेलेंट, इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ तक को फिर से मैं आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, इसका कॉम्बिनेशन हाँ है ना, इसका कॉम्बिनेशन को मैं आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। तो इन दो पॉइंट्स के एक क्रॉस जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? आर इंटू एक्स अपॉन इनटू आर प्लस आर। ऑफ एक्स पैरेलल में है, और ये दोनों इसके साथ सीरीज में चल जाएंगे, तो प्लस ऑफ 2r। सही है क्या? तो यस आर सर। एक्स अपॉन आर प्लस ऑफ एक्स प्लस 2r। अब ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना और इससे तुम्हें क्या निकल के आएगा? एक्स निकल के आएगा। सर आपने इन दोनों का पैरेलल ले लिया और एक के साथ सीरीज में जा रहा है ना, ये दोनों के साथ सीरीज में जा रहे हैं। कौन? सर आपने इन दोनों का पैरेलल लिया, ये ये जो ये और ये सीरीज में है ना? हाँ, ये तीनों मिला के, और फिर ये दो जो रेजिस्टेंस है, जो इसको अभी अलग है, एज जो इट इज, रिपीटिंग। ये अभी हमने काउंट नहीं करा है। ए बी के क्रॉस निकालेंगे कब? ए बी के क्रॉस आंसर जो आएगा, ये ए और बी है, तो ए बी के क्रॉस आर जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो दोनों पैरेलल में होगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ओके हाँ। आर प्लस ऑफ एक्स, ये इजी आएगा। तो था, हाँ। ओके। ठीक है, ये। यस। तो इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इधर से एक्स निकाल लेना, और एक्स निकालने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस। यस सर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पे।
वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है तुम्हें पता ही होगा कि जब रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, मान लो इसका R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा वो कैसे बनेगा, दो तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और एक बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें कि हम लोग बोलेंगे अगर अनबैलेंस्ड है तो R1 इंटू R4 इज नॉट इक्वल्स टू R2 इंटू R3, R1 into R4 not equal to, okay, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में R1 by R2 equal to R3 R1 by R4 R4 is equals to R2. R1 R4 इज इक्वल्स टू equal R2 to, इंटू R3, ये होता है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना हमेशा, इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो अगर ये सर ये तो कंडीशन सीरीज में लग सेटिस्फाई, रहे हैं ना, R1 R2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो मैं इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल क्या बोलूँगा, सेम बोलूँगा, देन वनली पोटेंशियल ऑफ P विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ Q। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे P और Q के क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नल ओ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब इसमें बोलता है कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन को इंटरचेंज कर ले तो भी क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज रहेगा क्या, क्या किया मैंने, हम्म, दोनों को इंटरचेंज कर लिया, बैटरी हाँ, V और गैल्वेनोमीटर को। बैटरी का पोजीशन ये गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस कर दिया मैंने ओके, और गैल्वेनोमीटर को इस जगह पे लगा दिया, तो क्या अभी भी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या गैल्वेनोमीटर, सेम में था ये तो। मतलब एक सेकंड, ओके, क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने के लिए ये पोटेंशियल हायर है और ये लोअर है, तो इन दोनों का क्रॉस हाँ मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यस देखो सर, R3 इंटू R2 अगर इक्वल्स टू हो जाए R1 इंटू R4 के तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या पहले बैलेंस था क्या ये, बिल्कुल था, और अब ये रिलेशन आ रहा है, क्या ये दोनों रिलेशन एग्जैक्टली सेम है ना, ये जो रिलेशन है हाँ और नीचे वाला जो, ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब अभी हाँ भी हाँ, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब कैल्विनोमीटर में अभी भी क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर। तो इस चीज़ को याद रखना है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से हमारा बनता है। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। मान लो कि रेजिस्टेंस वगैरह जो है कुछ इस तरीके से दिया गया,
तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालो। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। सभी का रेजिस्टेंस आर है। आया फर्स्ट का आंसर? एक सेकंड, पोटेंशियल ये तो बहुत इजी है। नहीं, पोटेंशियल ये कैसे दोनों पता चल रहा है? ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अच्छा, मैं व्हीटस्टोन के पीछे भाग रहा हूँ, सॉरी। ये कितना हो जाएगा? इजी हो जाएगा। आर आर बाई बाय टू, आर आर बाई बाय टू, 2। 3r/2। हाँ, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन। ये अब इधर कौन सी पैरेलल है? आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता अच्छे से। सो सेकंड वाले का r है क्या आंसर? सभी रेजिस्टेंस आर है। नहीं नहीं सर, फाइनल आंसर भी r है क्या? अच्छा, फाइनल आंसर देखना हाँ। पड़ेगा शायद। चलो इसको करते हैं। देखो इस वाले का रेजिस्टेंस आर है और ये आर है, सभी आर है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को थोड़ा सा खींचो, इस तरफ खींचो और इस तरफ खींचो, तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा खींचना है, अच्छा, और ये ऐसा। डायगनली खींचते हैं। तो कैसा दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा हाँ। ओके। है ना? तो इसका मतलब ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। सेम पोटेंशियल पे, ओके। हाँ, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन था तो करंट इसमें कितना होगा? 0। तो ये रेजिस्टेंस को ही हटा दो ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जब भी कोई रेजिस्टेंस दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगा हो तो उसको हम लोग निकाल के फेंक सकते हैं। निकाल सकते हैं, जाएगा नहीं कभी। हाँ, उसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर वाले दो किस में है? सीरीज में 2r, नीचे वाले भी दो सीरीज में 2r, और ये दोनों किस में गए? पैरेलल में। तो r हो जाएगा, r इक्विवेलेंट। तो मतलब दोनों के वोल्टेज सेम है, मतलब ये हाँ, ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि वोल्टेज इधर सेम है टाइप पोटेंशियल सर्किट से। डिफरेंस 0 है, वोल्टेज क्या है? सेम। तो व्हीटस्टोन से बोल सकते हैं इसमें पोटेंशियल हाँ, सर दिखता नहीं है ना, व्हीटस्टोन इसमें कैसे होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए दिख रहा है ना यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस r है, ये रेजिस्टेंस r है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये रेजिस्टेंस r, ये रेजिस्टेंस r, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा तो r कौन सा स्क्वायर। ये वाला और ये एक वाला सेकंड, अल्टरनेट में तो मल्टीप्लाई इसमें करते हैं दिखाओ ना। ना। सर इस वाले में दिखाओ ना, कैसे बता रहे हो? ये फिगर, कौन सा आम है? फिगर वाले जो में ओरिजिनल तुम्हें फिगर है। तुम्हें समझना पड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, हाँ, इसके हिसाब से, ओके, हाँ, अब समझ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। सर, एक सेकंड, अभी करना ही है। एक दो तीन चार, सर 10/13 आ रहा मुझे। 10/13 सर एक सेकंड, हाँ। 10r/3 r
10R/3 प्लस हाँ 10R/13 मेरे को आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में सीरीज में, तो 2R हो गया। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में 2R हो गया। ये रेजिस्टेंस R है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ क्या इक्वल हो रहा है? बिल्कुल हाँ। तो क्या इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब है क्या? नहीं। नहीं तो इसको हटा देंगे, तो इधर हो जाएगा 4R और इस तरफ हो जाएगा 2R, है ना, कुछ इस तरीके से। सॉरी। तो ये दोनों अब किस में गए? पैरेलल में। 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 6R, और R कैंसिल आउट हो जाएगा 4R/3, और फिर इसके साथ और इसके साथ सीरीज में जाएगा, तो 4/3 प्लस 2 हो जाएगा 10/3R, और इसके साथ पैरेलल में जाएगा, हो जाएगा 10R/3 इंटू R अपॉन 10R/3 प्लस ऑफ R। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस 10R/13। यस सर तो यही अब आगे चलते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से दिया गया है, और ये रेजिस्टेंस है 2R, ये रेजिस्टेंस है 2R, ये R और ये 2R, और यस भी इसका नहीं है इसका। रेजिस्टेंस है R। तो बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। एक सेकंड काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सर एक सेकंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, और देख करके सोचो कि क्या कर सकते हैं, उससे क्या निकलेगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन मिला फटाफट करना बैठ गए, आएगा रिजल्ट नहीं आएगा हमें पता ही नहीं चलता। जैसे इस क्वेश्चन को देखा वही तो तुम्हें डायरेक्टली करंट निकालना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं सोचा करंट निकाल के करेंगे क्या, है ना। करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो उससे हमें कुछ नहीं पता चल सकता है। और दूसरा चीज, इसमें ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और तीसरा चीज ना तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। यस सर तो सोचो अब क्या करना पड़ेगा। मतलब ऐड करना है रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस। चलो करते हैं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? एक सेकंड सॉल्व करते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंट दोगे मतलब किस डायरेक्शन में सोचे, थोड़ा क्योंकि मजा है। अगर पहली बार करोगे तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तुम्हें, तो हिंट देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ सर ये हिंट भी देते तो भी नहीं होता। अच्छा हाँ मतलब किया हुआ है तभी हिंट काम आएगा हाँ। हाँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट। हार्ड है या फिर इजी है? एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न तुम्हें याद आ गया तो हमेशा वो मतलब इजी लगेगा, बस कैलकुलेशंस वाइज थोड़ा टफ है, अदरवाइज इजी। तो मान लेता हूँ कि मैंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और करंट जो है वो इस तरीके से लो कर रहा होगा, और इसमें करंट को मैं I जूम कर लेता हूँ। इधर से करंट जाएगा I, बिल्कुल हाँ, और ये करंट जो है इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, एक में इक्वल I1 हो आई जाएगा वन और टू आई एक में I2 हो जाएगा। इक्वल आई वन क्यों इक्वल टू आई होगा? इक्वल नहीं होगा, इक्वल क्यों होगा? सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है ना सर, मतलब आगे क्या कहीं से भी सेम है जाके। क्या? आगे जैसे भी। अच्छा हाँ। आगे सेम है क्या? नहीं। वाटर का फ्लो तो हर एक तरफ से सेम नहीं आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट आ रहा है ना। हम्म, करंट भी सेम। ठीक है, तो I2 का वैल्यू कितना होगा? I2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाल सकते हैं? ग्रेटर देन आई वन होगा नहीं नहीं, लेकिन। ग्रेटर देन I1 की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जंक्शन लॉ लगाया तो आई करंट आ रहा था, I1 इधर गया तो इधर कितना आई जाएगा? इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई आई माइनस माइनस आई वन। आई माइनस हाँ आई टू, वही सर। आई इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2, जो भी तुमने बोला। लेट से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब करंट इधर आ रहा है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा। हमें पता नहीं है कि इधर से इधर आएगा या फिर इधर से इधर जाएगा, लेकिन एक तो डायरेक्शन मानना ओके। पड़ेगा ना। तो मैंने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया और इस तरफ मैं I3 करंट एज्यूम कर रहा हूँ। ओके। इस तरफ कितना करंट गया? I3। तो इस तरफ कितना चला जाएगा करंट? आई माइनस आई वन माइनस आई थ्री। हम्म। हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा I माइनस ऑफ I प्लस ऑफ I1। देख लो एक बार, I3 तो लिखा ही नहीं। सर आई थ्री होगा ना, आई आई हाँ, आई अगर वन माइनस आई थ्री। एक मिनट I, एक मिनट, I माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3। माइनस आई थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा। यस। और इस जगह पे करंट कितना होगा? आई वन प्लस आई थ्री। आई वन प्लस आई I1 थ्री। प्लस ऑफ I3। तो ये काम करने से है ना, पहले ही मैंने जंक्शन जंक्शन लॉ लगा दिया, और जंक्शन लॉ हर एक पॉइंट पे लगाने से मेरा इक्वेशन जो है, नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे, वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। तो हमेशा इस तरीके से ही करना है। और इसमें करंट कितना आ जाएगा? इन दोनों का समेशन, आई और सम करके बता दो कितना आ गया। आई आ गया। आई आ रहा है। आया। सही है मतलब। हाँ, तो अब क्या करना है मुझे, मेरा पैटर्न क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर फॉर्मूला लगाते हैं, लेट से कि ये आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने किसी भी तरीके से, है ना, मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया, आर इक्विवेलेंट में आ गया। तो क्या मैं उस समय बोल सकता हूँ कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होगा? बिल्कुल हाँ। तो पोटेंशियल हाँ। तो मैं इस जगह से आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो V बाय आई के बराबर होगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है? V बाय आई को निकालना। कौन V है? ये है V। आई कौन है? ये है आई। तो मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्लियर है ओके, क्या? मतलब आई निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। बिल्कुल ठीक है। तो अब यस उसके लिए सर। मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना, इक्वेशन बनाने कौन। पड़ेंगे ओके। लूप लॉ लगा करके। लूप लॉ तो लगाना कौन से पड़ेगा ना। लूप? अच्छा। अब कहीं पे किधर से भी किधर जाओ, बोलो किधर से किधर जाऊं मैं। एक इस जगह से ए बी। चलना स्टार्ट हाफ करता हूँ ट्रायंगल। और ऐसे करके ऐसे चलता हूँ, ठीक है। यस। प्लस माइनस डिसाइडेड है, और इक्वेशन लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली। माइनस टू आई आर आई वन इंटू टू आर प्लस होगा या माइनस? माइनस। प्लस टू माइनस माइनस होगा ना। माइनस, फिर मैं इस तरफ आया, करंट जा रहा है ऊपर तो प्लस इधर है और माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस आएगा, प्लस प्लस I3 इंटू प्लस आर। आई थ्री आर। यस सर। फिर इस तरफ गया तो करंट इधर से है, प्लस माइनस इधर होगा, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, 2R इंटू आई माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आया? माइनस ऑफ 2 I1 इंटू आर प्लस ऑफ I3 इंटू आर प्लस ऑफ 2RI माइनस ऑफ 2I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। सही है ना? देख लो इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो सही तो लगाया है। 4I1 इंटू आर, कैलकुलेशन देखने बोल रहा हूँ, हाँ सर वही देख रहे हैं। प्लस I3 इंटू आर। आर तो हटा ही दो, आर तो कोई मतलब है नहीं।
हम्म, और प्लस ऑफ 2i इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा बोलो। सर दूसरे ट्रायंगल में या फिर दूसरा दूसरे सॉरी ट्रायंगल में उसमें लेंगे। स्क्वायर ले लो। बड़ा वाला भी ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं, सर चलो। आपने बोला था सेम भी आ सकता है टाइप, वो कौन तो सा है वो पता नहीं। इस वाले में ले लेते हैं, देखते हैं क्या हाँ, होता है। सर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो इस जगह से पॉइंट ए से चल रहा हूँ मैं, और पॉइंट ए से चलेंगे तो पहले आएगा क्या इक्वेशन है देखो जरा, माइनस का उल्टा प्लस i3 इंटू आर, और फिर माइनस ऑफ आर इंटू आई माइनस i1 माइनस ऑफ i3, और फिर हम्म, इस तरफ होगा प्लस प्लस और ये माइनस, माइनस का I1 उल्टा प्लस आई प्लस, थ्री और ये था तुम्हारा i1 प्लस i3, आई थ्री i1 इंटू टू प्लस आर। इज इक्वल्स टू 0। अब इसका इक्वेशन देखो कितना आ रहा है, आर तो कैंसिल आउट हो गया, i3 माइनस ऑफ i प्लस ऑफ i1 प्लस ऑफ i3 प्लस 2i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 0। सही है, i3 i3 एंड i3 कितना हो रहा है, ये 1 2 4 i3, 4 है। और i1 है कहीं नहीं, माइनस i1 एक है ये, और ये 2 3 है, आई। प्लस 3i1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। मुझे i के टर्म्स में चाहिए हम्म, वैल्यूज, i1 एंड i3, ये दोनों वैल्यूज चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन पहले मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। सब बंद होने वाला है। ओके, कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, 4 I3 के लिए। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4i3 माइनस ऑफ 16i1, और क्या है प्लस 8i इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, 0 और ये नीचे लिख देता हूँ मैं 4i3 माइनस आई प्लस प्लस ऑफ 3i1 माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले को माइनस कर लेता हूँ मैं, कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 19i1, माइनस 19I1 और प्लस ये 9I। और 9 प्लस 9। इज इक्वल टू 0। इधर से देखो मेरे पास i1 में रिलेशन आ गया, क्या है 9I/19। ओके, 9i is equals to 19i, so i1 will be equals to 9i by 19। ठीक है क्या, क्या इधर से i2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, I2 आई। हाँ आई। i3, i3 हाँ सर, I3 निकल जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन है से ना, फिर। पुट करेंगे तो i3 हाँ। भी हमारा निकल करके आ जाएगा। अब मैं सबसे बड़े वाले लूप में इक्वेशन को लगाऊंगा। सबसे बड़ा वाला लूप कौन सा है, v से होते हुए क्वाड्रिलेटरल। ये वाला, मैं येलो से लेता हूँ, इस जगह से ओ, ओके। इस जगह से होते हुए चलेंगे, और या तो ऊपर चले जाओ या तो नीचे चले जाओ, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हैं। ऊपर जाना सही लग रहा है मुझे, ऊपर चले जाता हूँ, और ऊपर से इस तरफ से होते हुए मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से चलना पड़ेगा मुझे। तो इससे एक इक्वेशन आएगा। वी के टर्म्स, हाँ वी भी इंक्लूड हो जाएगा। और देखो मैं किधर लिखूँ इसको, सर I3 नहीं लिखा अभी, I3 निकाल लेते हैं। इस जगह से चलेंगे। ठीक है, मैं हम्म, इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस आया, माइनस का उल्टा प्लस,
प्लस वी, और फिर ऊपर गए और यहाँ पे पहुँचे तो ये प्लस माइनस है, प्लस का उल्टा माइनस ऑफ 2r इंटू आई वन, और फिर आगे आया माइनस ऑफ 2r इंटू आई वन प्लस ऑफ आई थ्री, और फिर घूमते हुए इधर आ गए, जीरो हो गया ना। बोलो, समझ में आया? तो डायरेक्शन क्या था आपका? ये येलो वाला जो कलर है ना, उस तरफ से होते हुए हाँ आए हैं। ठीक है, तो माइनस का प्लस, हाँ सही है, बराबर ठीक है, बराबर है बराबर है। और अब मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, इस जगह पे लिखता हूँ। तो v माइनस ऑफ 2r इंटू आई वन माइनस ऑफ 2r इंटू आई वन प्लस ऑफ आई थ्री इज इक्वल टू 0 हो गया। ये जो चीज़ लिखा है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और मुझे क्या चाहिए था, मोटिव याद है ना, v बाय आई चाहिए था। v बाई आई इक्विवेलेंट, हाँ आई, v बाय आई था ना, v बाय आई था हमारा r इक्विवेलेंट। ओके तो हाँ। यहाँ पे दो चीज़ है, एक i1 है और एक i3 है और i1 है। इसको रिप्लेस करना है मुझे किसके टर्म्स में, i के टर्म्स में, आई, तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो i1 प्लस ऑफ i3 को भी हटाना है मुझे, कहीं से तो आ रहा आई है, थ्री निकालते हैं, i3 एक निकालना सेकंड, पड़ेगा ही। i3 निकाल के सर हम बताओ एक लोग बार। निकालते हैं। हाँ निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो -2i/19 आ रहा है आई थ्री मेरा, तो -2i/19 शायद। पक्का है ना, -2i/19। आदित्य कंफर्म कर दीजिए। हाँ हाँ मैं कर ही रहा हूँ, एक सेकंड। चाहो तो तुम इस सर इक्वेशन लिख में दीजिए। सेटिस्फाई करके चेक भी कर सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। आई बाई मतलब 19 सर को, ये मेथड, आई बाई ये 19 को मेथड मैं तब, x एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो i1 कितना है, 9x प्लस ऑफ i3, मतलब कि माइनस ऑफ 2x प्लस 2i इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दोनों का समेशन कितना हो गया, 38x 19 इंटू 2, 38, सही है ना। मेरा आंसर आ गया पूरा। आई बाई 19, तो सही है, कैलकुलेशन सही किया। अब वैल्यूज को पुट करना है, बस वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, हाँ सर, है आर ना। इक्विवेलेंट भी आ गया। आ गया, कितना आया, हाँ, 32r/19। अच्छा, तो ये हो जाएगा v माइनस ऑफ 2r आई वन का वैल्यू पुट कर लो, 9i/19 माइनस ऑफ 2r आई1 प्लस ऑफ आई3, आई1 और आई3 को ऐड कर लो, 9 में से 2 जाएगा, 7i/19 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 18 प्लस ऑफ 14 डिवाइड बाय 19 आई आर। यस कितना, सर, यही आ रहा है तुम्हारा। 32r/19, हाँ 32/19 आ रहा है। 32r/19। हाँ सर तो इधर 32 से आ आ रहा गया v बाय आई इज इक्वल्स टू 32/19 r, ये हमारा r इक्विवेलेंट है। यस सर।
ठीक है, समझ में आया? सही कर। तो मतलब ये वाला मेथड तब लगाया जब पता ही नहीं चल रहा सीरीज है या फिर पैरेलल है। हाँ, जब कुछ भी नहीं पता चले, ये सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन, एडवांस लेवल में आएगा। एडवांस लेवल का पर क्वेश्चन है। तो सर इसका एडवांस लेवल से याद आया सर, मार्क्स गिने सर हमने, मतलब एनटीए ने रिलीज किए ना अपने वो आंसर शीट। क्या है तो इंटीरियर? मेरे को एनटीए ने सर रिलीज कर दिया ना आंसर शीट्स, मतलब मार्क्स गिन सकते हैं ना हम हाँ लोग हाँ, जेई में। आए क्या तो नंबर? सर वो गिने में मैंने हाँ 171। तो देखो, अभी हम लोगों ने पूरा रेजिस्टेंस जो है निकालना सीख लिया। तो ये यस। सबसे टफेस्ट पार्ट में जा सकता था रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन में। अब इसमें दो तरह के चीज़ आते हैं, एक सिमेट्रीज वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ। दो सिमेट्रीज में आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमें अच्छे तरीके से याद भी रखना है। इसका नाम जो है सिमेट्री का बहुत ही अलग अलग है, हर एक बुक में अलग अलग मिल सकता है। एक है मिरर सिमेट्री और एक है फोल्डिंग सिमेट्री। ये मिलता है। ठीक है, एक मिरर सिमेट्री यस सर। और दूसरा है फोल्डिंग सिमेट्री। दो तरह का सिमेट्री तुम्हें मिल सकता है। अब इन दोनों तरह के सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। फोल्डिंग कब अप्लाई करना है और मिरर सिमेट्री कब अप्लाई करना है, मिरर क्या है और फोल्डिंग क्या है। मिरर वाले सिमेट्री में हम लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोलते हैं कभी कभी और पैरेलल भी बोलते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री को फोल्ड। हम लोग पैरेलल सिमेट्री भी बोलते हैं ओके। और इसे हम लोग कभी कभी परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मिरर सिमेट्री क्या है। मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट दिया गया है। ऐसा सर्किट दिया गया है। बोला गया कि ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा। तो मिरर सिमेट्री में हमें क्या करना होता है, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है ए बी, वो एक लाइन है, उसे एक लाइन समझो। उसके परपेंडिकुलर तुम एक मिरर को रखोगे। तो परपेंडिकुलर मैंने एक मिरर को रख दिया परपेंडिकुलर। क्या ये इसका मिरर इमेज बन पा रहा है क्या? हाँ मिरर इमेज, रेजिस्टेंस भी इनफैक्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका रेजिस्टेंस आर है और उधर का 2R हो गया तो मिरर इमेज परफेक्ट नहीं बना। अगर ये मिरर अच्छा। इमेज बन रहा है ना, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई मतलब नहीं है फिर। कौन बराबर है सा क्या? बीच में जो है? हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो वेट स्टोन से भी पता चल रहा है ना। हाँ, वेट हाँ स्टोन से भी बीटस्टोन पता। से भी बोल सकता है। अभी और भी डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया। तो इस वाले को मैं हटा सकता हूँ और अब हटा दूंगा तो इसमें आर इक्विवेलेंट में आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट आर हो जाएगा। आर। अब इस वाले में देखते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। फोल्डिंग सिमेट्री ये बोलता है कि अच्छा, मिरर सिमेट्री किस पे बेस्ड है? मिरर सिमेट्री बेस्ड है करंट पे। ये करंट पे बोलता है मतलब? कि अगर करंट इस जगह पे इतना है तो इस जगह पे भी करंट इतना ही होगा। ओ ठीक, करंट का भी सिमेट्री है। ओके। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू I2, ये करंट का सिमेट्री देता है। कहीं पे भी सिमेट्री बस बता देते हैं लेकिन उसका रीजन जो है वो फैक्ट जो उसको नहीं बताते हैं। करंट अगर इनमें सेम गया है तो इधर तो करंट इसका मतलब गया ही नहीं, और जब करंट गया नहीं तो इस हाँ रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस मिरर सिमेट्री का हम्म। मतलब ये है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या देता है? फोल्डिंग सिमेट्री पोटेंशियल को बताता है। किसी भी दो जगह पे पोटेंशियल को सेम बताता है। कैसे करके?
फोल्डिंग सिमेट्री पे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा है। हाँ सर, ये क्वेश्चन सब जगह मिलता है पिछले साल। ठीक है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, तो ओके। इसे हम लोग पैरेलल सिमेट्री बोलते हैं। तो ए बी के क्रॉस अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ध्यान रखना हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से एक लाइन जाएगा, और ये जो लाइन है इसी के अबाउट फोल्ड करना है, क्योंकि पैरेलल है ना। परपेंडिकुलर में क्या था, ए बी जो था उससे ओके परपेंडिकुलर मुझे एक मिरर रखना था, इसमें एक पैरेलल में रखना है। तो क्या सर, इसमें परपेंडिकुलर नहीं क्यों नहीं हो सकता? क्या परपेंडिकुलर में नहीं हो सकता? मतलब मिरर वाला क्यों नहीं लगा सकते? अभी लगा सकते हैं ना, मिरर भी लगाएंगे। अभी रुको, तो पहले मुझे फोल्डिंग बताने दो। ये क्या मैं इसके ऊपर सिमेट्री मिल पा रहा है क्या? ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। हाँ सर। अगर ऐसा है तो मैं नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रख सकता हूँ। लग तो सकता तो है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह का जो पोटेंशियल है ना, वो इस जगह के पोटेंशियल के बराबर हो गया। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो एक वायर से कनेक्ट कर दो इसको, करंट तो वैसे भी फ्लो नहीं करना है ना। तो इसीलिए V1 और V2 को हम लोग V1 और V2 को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे V3 और V4 का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसको मैं ऊपर कनेक्ट कर लूँगा, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। सर, इसका लॉजिक नहीं समझा। पोटेंशियल बताया तो लॉजिक। सर हैंग हो गया था स्क्रीन मेरा सारा। मैंने क्या बताया कि वो दो जो लोकेशन है V1 और V2, हम्म। इस सिमेट्री से ये पता चलता है कि V1 का पोटेंशियल और V2 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर सिमेट्री की वजह से पोटेंशियल सेम है, हाँ, ऐसा है? हाँ सिमेट्री की वजह से। तो अगर सेम है पोटेंशियल तो मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, और इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम है तो इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। बात समझ में आई क्या? अच्छा, हाँ। तो वायर से सेम कनेक्ट पोटेंशियल। करने का मतलब हुआ कि मैं इसको उठा करके इसी के V2 से ज्वाइन कर दो, गांठ बांध दे रहा हूँ। V1 को उठा करके V2 के साथ गांठ बांधा, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में चला जाएगा, पैरेलल में। पैरेलल में। हाँ, देखो ध्यान से, सेम पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल सेम है दोनों के अक्रॉस, है यस। ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो उठ करके इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे करके। अच्छा, उठा दिया, ओके हाँ। हाँ, तो इक्विवेलेंट पूरे है। पॉइंट को ही उठा करके। फोल्ड करने का क्या मतलब होता है, इसको उठा करके इसके हम्म। ऊपर ओवरलैप करा दिया, फोल्ड तो ये होता है ना। तो इसका रेजिस्टेंस यस सर। कितना हो जाएगा, R/2। क्या अच्छा, ये रजिस इक्विवेलेंट। क्या ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल में चला जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, R/2। इसका भी R/2, इसका भी R/2। इसका कितना होगा, इस वाले और इस वाले का इसका तो आर ही रहेगा। R ही रहेगा, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। कंबाइंड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा A और अच्छा। B के क्रॉस। अभी सॉल्व कंप्लीटली हुआ नहीं है, मुझे एक और सिमेट्री इसमें लगाना पड़ेगा। और वो कौन सा सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। अगर जैसे ही मैंने मिरर सिमेट्री लगाया, तो मिरर सिमेट्री से ये पता चला कि ये दोनों बिल्कुल मिरर इमेज है, लेफ्ट और राइट। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट है वो करंट सेम होता है, लेफ्ट में जितना करंट है राइट में भी उतना ही करंट होगा। अगर इधर से करंट होकर के इधर ही चला गया तो ये ज्वाइंट बनाने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो मैं इस ज्वाइंट को हटा दूंगा। ओके। ठीक है, उस ज्वाइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट उधर से जा नहीं रहा, इधर से इधर का करंट चला गया, इधर से करंट इधर चला गया। सर, आपने बताया था जो भी लाइन पे आता है वो रेजिस्टेंस काम का नहीं रहता ना, टाइप मिरर वाला, जो हाँ, प्रीवियस केस किया।
जो भी सर मिरर सिमेट्री नहीं पे नहीं जो नहीं लाइन नहीं नहीं हमने नहीं ड्रॉ नहीं, की तुम है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट गलत समझ दी। मैंने बताया था इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है? रीजन ये बताया था कि इधर जो करंट है, इस तरफ जो करंट है, इस तरफ भी वही करंट है। मतलब करंट इस तरफ गया ही नहीं। जब करंट इस तरफ गया नहीं तो इस रेजिस्टेंस का क्या काम? कोई काम नहीं ओ, है। हटा लो। ओके, सिमेट्री ऑफ करंट है सर, इसलिए। समझ में आया? ओके। समझाया मैंने सही, यस। लेकिन तुमने गलत समझ लिया खुद अपने तरीके से। तो अब यह क्या हो गया? ये r/2, ये r/2, और ये r/2, ये r/2, ये r/2, और ये r। क्या आप r इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या? सीरीज पैरेलल हो यस गया ना। सर, इजी है अभी। अब इजी है। तो ये हमारा सिमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। सर ये एक डाउट था सर, इनिशियली हम लोग मिरर सिमेट्री क्यों नहीं लगा पाए इस क्वेश्चन में टाइप? हाँ, इनिशियली भी लगा लगा सकते सकते थे। हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं इनिशियली भी। ठीक है, इनिशियली लगाते सर तो क्या हो जाता? इनिशियली में अगर मिरर सिमेट्री डायरेक्ट लगाता तो ये डायग्राम मेरा ऐसा दिखता। जहाँ पे इतना करंट है वहाँ पे इतना करंट है। अच्छा, फिर ये जो पॉइंट है ना सर, जॉइंट वाला जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन, हाँ जंक्शन, हाँ वो वो हट जाता। इतना इधर करंट है। ठीक है, अब ऐसे। भी आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, हाँ। अब आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो तुम। और इसको थोड़ा सिंपल करना चाहो तो अब फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा दो। इसको फोल्ड कर दो तो आधा काम और इस कम हो जाएगा। ओके, हाँ, मतलब ठीक है, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट ये वाला कंडीशन मिल हाँ। जाएगा, तो ये मुझे राइट वाला। समझाना था, इसीलिए पहले मैंने इसमें वो सिमेट्री लगाया, फोल्डिंग सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार और डेल्टा फॉर्मेशन वगैरह याद नहीं रखना। होता सब क्या, वो नहीं सब मालूम। यही चीज़ है। तो सिंपल सा याद रखो, ए बी के क्रॉस बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा। सभी का रेजिस्टेंस सेम है। सर एक सेकंड ट्राई कर। हम्म, अच्छा, वीट्स में कन्वर्ट हो गया तो सही है। सर 3r/2 है पहले। सॉरी, 2r/3, गलती बोल दी। हो गया। हाँ, 2r/3 आया पहले का चलो सर, मैंने फोल्डिंग लगाया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं, तुम अगर कर लियो तो सेकंड वाले को देखो। तो इसको मैंने पहले क्या किया, फोल्डिंग सिमेट्री लगाया। तो इसको पूरा का पूरा ऐसे करके फोल्ड कर सकते हैं, और ये फोल्ड अगर हो जाएगा। अगर फोल्डिंग ना भी लगाओ, मिरर सिमेट्री भी मैं डायरेक्ट चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मिरर सिमेट्री से जल्दी हो जाएगा, आसान। मिरर सिमेट्री जैसे ही टू आर लगाया, तो इस तरफ और इस तरफ का बिल्कुल सेम है। तो मतलब जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा। तो इसका और इसका कोई मतलब नहीं है। जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर फ्लो कर जाएगा। तो ये दोनों को रेजिस्टेंस को हटा दो, ये ऐसा हो जाएगा फिर। 2r हाँ, 2r/3। 2r और 2r एंड 2r, तो 2r/3 हो जाएगा आंसर। मैंने फोल्डिंग लगाया था तो उसमें बीच स्टोन से आ जा रहा था वैसे। हाँ, फोल्डिंग मैंने भी वही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, वो बढ़िया सर डायग्राम में टाइम लग रहा है बनाने में। है। एक थोड़ा बड़ा बड़ा है, छोटा है ये। बड़ा तो अभी दिया ही नहीं मुझे। स्क्रीनशॉट ही ले लो फिर, सही। सर एक सेकंड। एरोडो का प्रॉब्लम तो किया होगा ना तुम लोगों ने? वो जो 10/10 वाला रहता है। क्यूब
क्यूब वाला हाँ नहीं, पूरा हाँ क्यूब। क्यूब वाला किया था। किया है ना? अच्छा, हाँ सर तो कौन उसको सा वाला, स्किप मतलब करते एक हैं फिर। क्यूब के अक्रॉस रेजिस्टेंस। हाँ, क्यूब में हर एक साइड पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। सर मेरे को वो वाला अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं समझता, मतलब एज के ठीक है लॉन्ग, एक। बॉडी के लॉन्ग, हाँ डायगोनल हाँ के हाँ लॉन्ग हाँ। निकालना होता है। क्या है ना तो ये एक सब? एक सर बता दो क्या, मैं रटा था मैंने तो। अरे, एक सर, एक सेकंड कर। इसके सर 10R/3 आ रहा है मेरा। 10R/3। सर मैंने मिरर लगाया ए बी के, क्योंकि सर फोल्डिंग लगा भी नहीं सकता, आई थिंक फोल्ड कैसे करेंगे। तुम्हारा क्या आ रहा है? और एक मिनट सोच ही रहा सर हूँ। सर चलो जिसके करते हैं। अक्रॉस फाइंड करना रहता है उसकी फोल्ड करते हैं ना, मतलब ए बी के हाँ फोल्ड करें, ऐसा है। हाँ, जैसे तो ए नहीं हो और सकता। बी पॉइंट ये है, तो इसके क्रॉस मुझे फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री चेक करना होता है। फोल्डिंग वाला तो लग नहीं सकता है, मिरर फोल्डिंग जरूर लग नीचे है। सकता है। मिरर लगेगा। मैंने एक मिरर को हाँ प्लेस कर दिया। परपेंडिकुलर है। क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल है? बिल्कुल हाँ। तो आइडेंटिकल है तो क्या करें अब? नेक्स्ट स्टेप यही डिफिकल्ट होता है मिरर वाले में। फोल्डिंग में तो बहुत करंट आसान है। सिमेट्री। हाँ, करंट सिमेट्री है। बताओ, करंट सिमेट्री है तो क्या करें? सर ये जो बीच वाला जंक्शन पोटेंशियल है उसको हटा दीजिए, मतलब कनेक्ट ही कैसे नहीं हो करके रहा है। हटा दें फिर? रेजिस्टेंस चारों खराब बेकार हो गए, फिर हटा दूं क्या सभी रेजिस्टेंस को? नहीं नहीं, वो जो पॉइंट को जो से जॉइंट था ना उसको अलग कर दो, मतलब दो नीचे के 2R वाले सीरीज में हो जाएंगे और ऊपर दो 2R में हो जाएंगे। कैसे बताऊं मैं? और तो बीच से काट दिया टाइप, वो दो आइसोलेटेड ट्रायंगल बन जाएंगे टाइप, वैसा बोलना। तुमने इस तरीके से कट किया या फिर हाँ ऐसे करके कट किया? सही। अब मैं सर जैसा फर्स्ट वाले में बनाया, लेकिन क्यों किया वो नहीं। मैं फर्स्ट वही वाला सोच होगा रहा था से कि या सर ये सेकंड इसके वाला? बाद फर्स्ट वाला। सर सेकंड वाला। सर सिमेट्री देखना है ना करंट का। हाँ, तो इसमें कौन सा सही होगा? देखो, इस मिरर का मतलब ये होता है कि करंट जितना इस तरफ जा रहा है उतना ही करंट इस तरफ जाएगा। सही बात है। हाँ और करंट इस तरफ जितना जा रहा है उतना ही इस तरफ जाएगा। इसका मतलब कि करंट इधर से इधर गया है, इस तरफ से इस तरफ गया है। तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट हम्म, होगा। और I3 अगर इसमें होगा तो I3 इधर से चला जाएगा, तो ये नीचे गया है। ठीक है, यस सर। ऐसा। और फिर अब इसके क्रॉस ए बी के क्रॉस मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। आ जाएगा क्या? ये 2R और R के साथ 2R/3, और फिर 2R इसमें ऐड कर लो, 2 प्लस 6/3, 8/3R। और फिर अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। ये 2, ये 2R/3 और इसके साथ पैरेलल में गया 8R/3। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 8R/15। तुम्हारा कितना आंसर आया? कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद से। वालिस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया।
सिर्फ कॉन्सेप्ट ये लगाया था सर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ये लगाया तो सही आंसर आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे -1 नंबर आएंगे। वो भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स वाला कराऊं या ना कराऊं, क्यूब वाला तो करा दो, करा करा दूं? दो। अरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, एक कराऊंगा फिर। लास्ट ईयर तो आएगा मैं नहीं ना तो वो क्वेश्चन। लास्ट में एक फॉर्मूला याद दिला रखा दूंगा, अगर आए तो इस फॉर्मूले को रट लेना। तो फॉर्मूला इन सेंस मतलब कि हम लोग को वो फॉर्मूला बुक में दे दिया था, इस पॉइंट के अलोंग इतना होता है रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और इस पॉइंट के अलोंग इतना होता है टाइप, वैसा मैं दिया था। अलग तरीके से याद भी कराऊंगा, टेंशन मत। तो मतलब इतना ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्या याद करो टाइप? अगर आ जाएगा तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। अब देखो, डायगोनल के अबाउट मैं बता देता हूँ। डायगोनल इसके और इसके, ये क्या है, बॉडी डायगोनल। एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है अलोंग एज, एज के अलोंग, बॉडी फेस डायगोनल के अलोंग, और एक बॉडी डायगोनल के अलोंग। ये तीन तरह के होते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी ओके। डायगोनल के अलोंग। क्या रेजिस्टेंस हर एक तरफ से सेम है? अगर करंट इस तरफ से आ ही जाएगा तो, क्योंकि हर एक तरफ से सिमेट्री है, तो इधर से करंट I/3 चला जाएगा और इधर से करंट I/3 जाएगा और इधर से भी करंट कितना जाएगा, I/3 आई जाएगा। बाई। तो अगर R रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो क्या इन सभी लोकेशंस पे पोटेंशियल सेम होगा? हाँ या ना? इन सभी लोकेशन पे क्या हो गया, पोटेंशियल सेम होंगे। तो मैं सही है। इन सभी लोकेशन का पोटेंशियल को मैं V1 बोल देता हूँ। बी, और जीरो ले लिया उसको। ठीक है, और X बोल लेता हूँ, नहीं तो इस जगह के पोटेंशियल को मैं X बोल लेता हूँ। अब अगर करंट ओके। इस तरफ से I निकलना है तो जरूर इधर से करंट I/3 आया होगा, इस तरफ से करंट I/3 आया होगा, और इस तरफ से करंट I/3 आया होगा, आया ना? हाँ, यस सर। अगर ऐसा है तो मैं इन तीन जगहों पे, एक, दो और तीन, इन तीन लोकेशन पे क्या पोटेंशियल को सेम बोल सकता हूँ, है ना? तो इसका पोटेंशियल को हाँ, मैं y बोल लेता हूँ, y बोल लेता हूँ, और ये भी y, और ये जीरो पोटेंशियल है, जूम कर लिया, और ये v पोटेंशियल है, जूम कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, इस जगह पे v लिख दिया, इस जगह पे x लिख दिया मैंने, और इस जगह पे y लिख दिया, और इस जगह पे 0 लिख दिया, और सभी रेजिस्टेंस को एक एक करके मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। कितने टोटल साइड्स हैं एक क्यूब में, कितने टोटल साइड्स होंगे? 6। 6 फेस होते हैं, साइड्स 12। 12 होते सर हैं, वो सब तो हाँ 12 तो रेजिस्टेंस होंगे, 12 रेजिस्टेंस होंगे ना। तो एक एक करके हाँ, रेजिस्टेंस को निकालते जाना है, एक, दो, तीन। इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, बी से एक्स के बीच में। ठीक है क्या? हम्म, हम्म, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, एक, दो और ये तीन। ठीक है, इन तीन रेजिस्टेंस को मैं लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से y के बीच में। ओके। बाकी कितने रेजिस्टेंस बचे, तीन तीन, 6 तो यूज हो गए, 6 और बचे हैं। 6 ये बच्चे रेजिस्टेंस हैं। कहाँ पे है, एक्स और वाई के बीच में। 6 रेजिस्टेंस अगर तुम ध्यान से देखो तो कहाँ पे है, मैं कौन सा येलो ले लेता हूँ कलर। एक इस जगह पे है, दूसरा इस हम्म, जगह पे है, तीसरा इस जगह पे है, चौथा इस जगह पे है, जिनके बीच में एक्स और वाई है। 5 और ये 6। क्या सभी एक्स और वाई के बीच में? यस सर। वो ये सही है। है ना? तो क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा R/3, 3। ये आ एक जाएगा R/6,
और ये आ जाएगा r/3। तो r/3 और r/3 इसमें चला गया सीरीज में, 2r/3 इनफैक्ट सभी को इस सीरीज में आया। क्या आ जाएगा आंसर? 5r/6 5r/6। सबके लिए कर सकते हैं ऐसा। नहीं, ये बाकी के लिए अलग जाएगा। जब हम लोग ये किसके लिए किया, बॉडी डायगोनल के लिए। जब हम लोग एज के लिए करेंगे और फेस डायगोनल के लिए करेंगे तो उसमें फोल्डिंग सिमेट्री लग जाता है और वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे डिफिकल्ट वाला बताया। दोनों में फोल्डिंग सिमेट्री लग जाता है, तुम कभी करना खुद से, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। तुम्हें 1 2 3 गिनना आता है, काउंट करना हाँ आता है ना? मतलब हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, 1 2 3 देखो कैसे काउंट करते हैं हम लोग। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और साइड्स या फिर एज के अलोंग अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं साइड्स के अलोंग लिख रहा हूँ या फिर एज के अलोंग, एज के अलोंग। और उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा फेस डायगोनल के अलोंग और फिर आएगा तुम्हारा बॉडी डायगोनल के अलोंग। बॉडी सभी में आर लगा दो बस। और अब 1 2 3 काउंट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 पैटर्न में करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा आंसर। सही ट्रिक है, ठीक है। ये खुद से डेवलप किया आपने। अब इसे याद रखना, ये तुम्हारा एज के लॉन्ग और ये फेस डायगोनल और ये बॉडी डायगोनल। अभी हम लोगों ने बॉडी डायगोनल का निकाला, डेट इज 5/6 आर। तो हम लोग को किरचॉफ लूप से एक बताया था सर ने, मतलब किरचॉफ लूप ले लो उसमें लगा लो, लेंदी गया था। पता नहीं कौन सा लूप लगा है, इतना लेंथी हो जाएगा वो तो। चलो अब आगे चले। हो गया, स्क्रीनशॉट ले रहे सर, लिख नहीं ले लो। रहे। ले लिया ले लिया। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर बैटरीज वगैरह पैरेलल और सीरीज में होंगे तो कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बताओ क्या होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सर सीरीज में ऐड हो जाते हैं सेल्स के ईएमएफ और पैरेलल में सेम रहते अगर ये सीरीज है हैं वो। हाँ, अपोज कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब तो इसका E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 है इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 है इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? E1 प्लस से। E2 प्लस E3। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से दिखाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट, और इन दोनों का फॉर्मूला ये आ जाएगा। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस साइन को जरूर इंक्लूड करेंगे। अगर पोलरिटी चेंज वालेट से बैटरी ऐसे है और एक बैटरी उल्टा है तो इसका वैल्यू को मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस ऑफ E3 लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तो शायद से E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1 प्लस R1 शायद। मान लो कि ढेर सारे
बैटरीज और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलली। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। तो इसका एक बैटरी से मुझे इक्विवेलेंट बताना है और इसका आर इक्विवेलेंट। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट एंड दिस विल बी आर इक्विवेलेंट। ये E1 R1, E2 R2, E3 R3। तो इसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, पहले आर इक्विवेलेंट बता दो कैसे लिखेंगे। 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 1 प्लस बाय 1/R2 प्लस 1/R3। और ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? E1 by R1 plus E2 by R2। E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। साइन के साथ पुट करना है, प्लस हो या फिर माइनस। और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये भी आर है और ये भी आर है। ये 2E है, ये E है और ये भी E है, और ये है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3R के बराबर। तो करंट कितना फ्लो करेगा ये तुम्हें बताना है। फाइंड करंट इन द सर्किट। सॉल्व करो इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे देख क्या करना होगा, इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, है ना। इस वाले का पहले मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो मुझे इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 2E बाय by R1 R प्लस E2 बाय R2 माइनस आएगा। माइनस आएगा। और 1 बाय R प्लस 1 बाय R। हाँ, कितना आ जाएगा ये? E बाय R E/2। डिवाइडेड बाय 2 बाय R। R हाँ, कैंसिल आउट, E बाई 2 आ गया। और जिसको तुमने प्लस माना था वही पोलरिटी तुम्हारा अच्छा। बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी का भी आया। तो इसीलिए जो फाइनल इक्विवेलेंट बैटरी निकला जिसका E/2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। हम्म। हाँ, और ये इसके साथ आया E के साथ। तो अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल है। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऐड हो जाएगा, फाइनल कैसा दिखेगा तुम्हें? इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो तुम्हारा R प्लस R/2 3R/2 हो जाएगा, और बैटरी 3E/2 और एक रेजिस्टेंस दैट इज एक्सटर्नल भी। 3R। तो अब करंट निकाल लेना, आ जाएगा ना? यस। करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक सेकंड, तो थोड़ा सा ऊपर करना। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है कि ढेर सारे सेल हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। सभी आइडेंटिकल सेल हैं और उसको मैंने कनेक्ट करते गया कितना? n टाइम्स। एन हाँ, टोटल n सेल्स हैं, n टाइम्स कनेक्ट कर सेम दिया। पोलैरिटी है ना। हाँ, सेम पोलैरिटी। ओके। और इसको मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलली में कनेक्ट कर दिया दूसरे सेल के साथ, सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे भी कनेक्ट किया है, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट किया हुआ है। और ये कितने टाइम्स किया हुआ है? m टाइम्स। तो इसके क्रॉस E इक्विवेलेंट कितना होगा ये तुम्हें बताना है, और R इक्विवेलेंट।
किया ही होगा इस टाइप का क्वेश्चन। नहीं सर, फर्स्ट टाइम, नहीं। लेकिन आंसर आ जाएगा पक्का से निकालो, इजी है। वैसे। सबसे पहले एक जितने भी सीरीज में है उसको तुम देखो और उसका इक्विवेलेंट निकाल लो। सर एक सेकंड सर, ट्राई कर लेते हैं इसका, बताइए। हाँ, देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ऊपर का जितना भी सारा सीरीज है उसको देख रहा हूँ। तो ये सभी यस सर। बैटरी सम अप होकर के कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई। और इक्विवेलेंट हाँ, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एन टाइम्स ऑफ आर। एन टाइम्स हाँ। तो ऐसे क्या बहुत सारे सेल लगे होंगे, है ना। हाँ, एम एम टाइम्स लगा होगा, ये भी होगा एन ई। तो अगर सभी के रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है और ईएमएफ भी सेम है तो ईएमएफ चेंज नहीं होता है। ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू ऐसे। एन टाइम्स ऑफ ई। हाँ, तो फिर पैरेलल में लगाने से फायदा क्या हुआ, पैरेलल में लगाने से फायदा ये होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो कम कम हो हो जाता है। जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया सेल का कॉम्बिनेशन। और इस पे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, देख लेना, आ जाएंगे, कुछ खास टफ होते नहीं। नेक्स्ट आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर हम लोग देखते हैं। सर एक चीज बोलो, थोड़ा ऊपर कर देंगे। हाँ बोलो। और सर ऊपर ऊपर, तो क्वेश्चन का फोटो लेना मुझे। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर हम लोग देखते हैं। बताओ गैल्वेनोमीटर के बारे में। सर, करंट डिटेक्टिंग है जब और क्या। वो करंट जब बहुत उससे पास होता है तो वो डिफ्लेक्शन बहुत दिखाता कम रेजिस्टेंस रहता है इसका। ये है। एक हाँ हाँ। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट के मैग्नीट्यूड को बताता है और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी बताता है। गैल्वेनोमीटर में जो निडल होता है वो इस जगह पे होता है, अगर वो इस डायरेक्शन में गया तो करंट के डायरेक्शन को बताएगा कि इस तरफ है, और अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट किया तो मैग्नीट्यूड तो इस जगह पे जीरो होता है, मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा। अगर राइट में किया तो राइट में जा रहा है करंट। हाँ, वायर इस तरीके से कनेक्टेड होता है इसमें। ठीक है। देखा है सर, पता ही नहीं चलता। हाँ, आजकल के तो अलग अलग तरीके से आते हैं, उसको अमीटर में कन्वर्ट किया होता है। अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में कॉइल रैप किए हुए होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। ओ, तो मैग्नेटिज्म वगैरह तुमने पढ़ा ही है, पता हाँ ही हाँ होगा। हाँ, वो डिफ्लेक्ट होता है करंट की तो वजह ये से, यस। जैसे ही बॉक्स के अंदर फ्लक्स आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। पता है ना ये सब चीज़ें, हम्म। ज़्यादा बताने की ओके। इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिज्म होगा होता इस तरह। है। तो ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से देगा, और ये डिफ्लेक्शन जिस तरफ होगा उस तरीके से हमें पता चलेगा। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो डिफ्लेक्शन किसी और तरफ होगा, और करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो डिफ्लेक्शन किसी और तरफ होगा। तो इसमें क्या होता सर है, दो के कारण से टॉर्क लगता है, एक नीचे स्प्रिंग भी लगा होता है। जब स्प्रिंग के कारण से टॉर्क और जो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है, ये बैलेंसिंग पॉइंट पे आ जाता है, रुक जाता है। और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, P-I-N-A। बिना। ठीक है। हाँ। हाँ, यस बिना। सर। अच्छा, तुमने पढ़ा है हाँ एम सर, बोला था ना, देखा है मैंने आप। क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला किसी भी लूप में, यस सर। एम क्रॉस बी। और एम क्या होता है, आई इंटू ए। हाँ, NIA। आई का मतलब करंट, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ये वाला एरिया,
और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर है तो। और टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, अब स्प्रिंग के कारण से टॉर्क कितना होता है, c इंटू थीटा। ये टॉर्सनल टॉर्क के बारे में बात हो रही है, टॉर्सनल। मतलब जितना घूमेगा उतना हाँ टॉर्क लगाएगा। हाँ, ये इस तरीके से रोटेट करता है ना, ट्विस्टिंग टॉर्क लगता है, हम्म। जिसको हम लोग रिस्टोर टॉर्सनल। करता है अपनी हाँ, पोजीशन। और सी को क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो इधर से हमारे पास थीटा निकल करके आ जाएगा कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पी आई एन ए डिवाइडेड बाय सी। बिना जी। बिना डिवाइडेड बाय सी। तो ये हमारा थीटा आ गया। इसी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। करंट करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, एक हाँ मिनट, सुना है। करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि करंट्स के टुवर्ड्स वो जो गैल्वेनोमीटर है कितना सेंसिटिव है। और कितना सेंसिटिव है वो इस बात से पता चलेगा कि अगर छोटा सा भी छोटा करंट फ्लो किया तो वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो थीटा बाय आई जो होता है वही करंट सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, ओके हाँ। इसको फिगर ऑफ यस सर। मेरिट भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा जगह पे यूज नहीं करते। थीटा डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज बी इक्वल्स एन टू ए बाई सी। बी एन ए बाई सी। ये चीज, तो ये क्या किस तरीके से लिखा हुआ है, रेडियन पर एम्पियर या फिर डिग्री पर एम्पियर। ठीक है, कितना यूनिट पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्केल होता है ना, स्केल में 1 यूनिट में कितना करंट में 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन शो करेगा। यही तो है थीटा। तो इस तरीके से दिया जा सकता है। तो अगर करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव, हाँ, अच्छा। थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा तुरंत बता देगा करंट फ्लो किया। लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी कम होगा तो वो छोटे से करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का काम हो गया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन उसमें करंट जो फ्लो करना चाहिए बहुत ही कम फ्लो करना चाहिए, बहुत ही छोटा, मिली एम्पियर के फॉर्म में, ऐसा। है ना। मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है गैल्वेनोमीटर हाँ, का। तो मैं तो ज्यादा करंट आएगा तो खराब हो जाता है क्या? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो ओ अब हाँ। मुझे उसको क्या करना है, ज़्यादा करंट के लिए यूज़ करना है। तो इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर एंड वोल्ट मीटर में हम लोग अब यूज़ करना चाहते हैं। अमीटर एंड वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाना, कन्वर्ट करना चाहता हूँ। गैल्वेनोमीटर के पास कैसा एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग जी से या फिर आर जी से डिनोट करते हैं। शंट। नहीं नहीं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, शंट वंट अभी कुछ नहीं है। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। लेट से पहले है अमीटर। तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब तो मुझे एक सिंपल सा बताओ, ये एक सर्किट है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस आर है, और मैं इस सर्किट में करंट मेजर करना चाहता हूँ कि कितना होगा। तो हमें क्या करना होता है, अमीटर को कनेक्ट करना होता है। कहाँ पे कनेक्ट करना होता है, सीरीज में। रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ सीरीज में, यहाँ पे तभी तो करंट आएगा। यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं। तो यस ये सर। अमीटर है क्या, बेसिकली गैल्वेनोमीटर है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, और मैं इसको ब्रेक करके दिखाना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस वगैरह कैसे हम लोग लगाएंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर लग गया, और गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस है जो कि छोटा सा आरजी रेजिस्टेंस है। लेकिन इतना हाई करंट जो कि एम्पियर में है, इसमें कितना फ्लो करना चाहिए, मिली एम्पियर में। इतना हाई करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा।
इसको बचाना है यस सर। मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। मतलब नेट करंट अंदर से कम करना है ना, हाँ, ऐसा मुझे क्या ये करना ना। है, इसमें जो करंट है बहुत ही कम जाना चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा करंट इधर ही चले जाए। अच्छा हाँ, तो अगर फिर कम वो रेजिस्टेंस कम कम होना चाहिए रेजिस्टेंस पैरेलल, लगाना है, पानी कम जाएगा टाइप हाँ, बस ज्यादा जाएगा, सॉरी। तो इस आधा तरफ, करंट जाएगा। हाँ, तो एस को क्या करना चाहिए, बहुत ही कम। छोटा, है ना, तो इसको हम लोग शंट वायर बोलते हैं, ओके। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेगा ना। बहुत ही कम होना चाहिए। तो समझो तो सही बात को, अभी मैं बस बनाना चाह रहा हूँ सेटअप को। तो ये जो पूरा का पूरा रेड कलर में सेटअप बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आमीटर, गैल्वन आमीटर बोलते एमिटर्स। हैं। ठीक है, इसी सेटअप को आमीटर बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सीधा करके दिखा देता हूँ। ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हटा दो, मैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, या फिर गैल्वेनोमीटर ही रहने दो। और एक शंट वायर पर गया हुआ, और ये ऐसे, तो ये है तुम्हारा आर जी, और इस तरफ है शंट वायर का रेजिस्टेंस। तो इधर से जो मेन करंट आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, हमेशा याद रखना, ओके। क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 एम्पियर का रीडिंग शो करना चाहिए, तो 2 एम्पियर क्या है, ये मैक्सिमम करंट, बराबर। और इसमें हमेशा आई जी करंट ही जाएगा, इससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा। तो रिमेनिंग करंट किधर चला जाएगा, इस तरफ, शंट वायर में। आई माइनस ऑफ आई जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस पॉइंट और इस ओके। पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सेम। इन दोनों हम्म। के क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोलता हूँ, तो मैं पोटेंशियल को सेम कैसे बोल सकता हूँ, आई जी इंटू आर जी जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके बराबर, आई माइनस ऑफ एस, आई जी सॉरी इंटू आई माइनस एस एस। के बराबर। यही है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को याद रखना है, और यही फॉर्मूला तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है क्या, और ये जो पूरा का ओके। पूरा सेटअप है, ये है हमारा आमीटर, जिसको हम लोग इस तरीके से सिर्फ डिनोट करेंगे ए। ठीक है, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ए का, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वही आर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या, तो इससे हम यस लोग सर। नेट करंट भी एक्चुअल रीडिंग भी निकाल सकते हैं। हाँ, हर एक चीज निकाल सकते हैं। अब आते सर हैं हम मतलब जो लोग वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर, ऐसा मतलब एमीटर जो एक्चुअल रीडिंग शो करेगा, लेकिन अंदर कुछ और काम हो रहा है, मतलब अच्छा हाँ, करंट डिवाइड हो रहा है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियल अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल अमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता उनका। वो ऐसा अमीटर और वोल्ट मीटर होता है जो कि एक्चुअल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस या फिर रीडिंग है करंट का, वो शो करता है। रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, अमीटर में गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मानेंगे। लेकिन ओके सर। अगर सर्किट में लगेगा तो वो एक्चुअल रीडिंग से तो कम ही दिखाएगा। अमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। सर्किट में रहेगा तो। तो अच्छा, ये सर्किट का कोई रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस रहा। रेजिस्टेंस कंबाइन होकर के करंट को तो फ्लो कम कर देगा ना। यस सर। तो करंट कम हाँ होगा तो हाँ। रीडिंग हमें गलत शो करेगा, कम शो करेगा। मतलब आज तक एक्चुअल रीडिंग नहीं पता चलती हम लोग को। हाँ, तो हम लोग क्या मानते हैं, आइडियल अज्यूम करते हैं। शायद ही कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें रेजिस्टेंस वगैरह से वापस से निकालना पड़ेगा कि रीडिंग कितना शो कर रहा है और कितना एरर है। चलो वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और मैं ढेर सारे रेजिस्टेंस होंगे, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को लेते हैं और इसके क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, यही करते हैं ना। यस सर, पैरेलल, सॉरी सीरीज में करने, पैरेलल पैरेलल कर। पैरेलल ही करते हैं ना।
तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग इस तरीके से, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लग जाएगा ऐसे है। अब इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन मैं यहाँ पे नीचे बताता हूँ कैसा होगा। ओके ये रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब वोल्ट मीटर को मैं ब्रेक करता हूँ तो बनता तो गैल्वेनोमीटर से ही, तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस जगह पे। और गैल्वेनोमीटर का होता है रेजिस्टेंस बहुत ही कम, तो अगर करंट इधर से आई आएगा तो डिवाइड इस हो जाएगा। तरफ और इस तरफ जाएगा। इस तरफ करंट बताओ कितना जाएगा? अगर उधर I1 जा रहा है तो I माइनस I1। I माइनस तो कौन सा I1। करंट ज्यादा होगा? आरजी वाला करंट ज्यादा होगा या आर वाला करंट ज्यादा होगा? फिर RG वाला रेजिस्टेंस कम है ना हाँ, उसका। बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, तो इस तरफ तो करंट हाँ बहुत ही ज्यादा चला गया, लेकिन आईजी से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, मिली एम्पियर में करंट जाना चाहिए। तुम तो इधर एम्पियर में करंट भेज रहे हो, तो ये बेकार हो गया ना, ज्यादा हो जाए, खराब हो जाएगा फिर तो। गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो मुझे इसको बचाना है, क्या करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर वी, में लिख देता हूँ ऐसे करके। तो ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो इस तरफ करंट ना जा। आईजी से ज्यादा करंट नहीं जाएगा। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये लगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अगर ये वोल्ट मीटर है हमारे पास, रीडिंग दे रहा है, तो यहाँ पे 0 होगा और इस जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वोल्ट होगा। अगर हमसे बोला है कि 10 वोल्ट का एक रीडिंग देने वाला अमीटर वोल्ट मीटर चाहिए मुझे, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 10 वोल्ट। तो जो गैल्वेनोमीटर इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 10 वोल्ट का। मतलब अच्छा, वोल्ट मीटर का रीडिंग 10 वोल्ट आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं तो हाँ, इस मैक्सिमम, से हमेशा वो मैक्सिमम की बात, मैक्सिमम क्यों लेते हैं? हमेशा, क्योंकि वो मुझे मैक्सिमम देखना होता है। मतलब कि अगर 10 वोल्ट बोला है तो तुम 5 वोल्ट का तो नहीं बना सकते हो ना वोल्ट मीटर, नहीं तो 10 वोल्ट कैसे मेजर करेगा? उससे ज्यादा का भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा मैक्सिमम का भी लेते हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम बोलता ही है, हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा। तो हैं। इसके ओके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो वोल्ट मीटर के मैक्सिमम के बराबर होगा। और ये कितना होगा? आर वी, और ये होगा आर जी। और इसमें करंट ऑलवेज कितना जाता है? आई जी ही जाएगा, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। IG तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू I आर वी IG into प्लस R ऑफ plus आर जी इंटू आई जी। बस ये फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें, इधर तुम्हें ये ऐसा फॉर्मूला याद याद रखना है, करने से बेटर बस या फिर ऐसा सर्किट 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 याद रखना है। सर्किट जैसा याद रखे ना, मतलब ये सर्किट प्रॉब्लम है, इसमें से कितना करंट जा रहा है वैसा क्वेश्चन हाँ हाँ, टाइप ट्रीट बस करें ठीक है। ना। और तो एक क्वेश्चन देखो कर लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा तुमको थोड़ा। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट वायर, शंट वायर वैल्यू ऑफ शंट वायर which uh, which passes 10% of the main current through the galvanometer। ठीक है, थ्रू द galvanometer of 99 ohm। अच्छा ओके सॉल्व करो इसको। सर एक सेकंड। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या बोला गया है कि शंट वायर गिवन है,
ये शंट वायर और ये गैल्वेनोमीटर और ये मेन करंट है। मेन करंट का 10% किस में जाना चाहिए? गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में। तो 1/10I इसमें जाना चाहिए, ये हो जाएगा IG। 0.19 और इसमें कितना जाना चाहिए? 9I/10। 0.99। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। RG का सेम। वैल्यू दे रखा है 99, तो 99 इंटू I/10 वन should be बाई equals to S into एस 9I by इंटू 10। नाइन। तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 आ जाएगा 10। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। बोला गया कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पास स्केल डिवीजन दिया गया है 100 इक्वल डिविजन्स। 100 इक्वल डिवीजन दिया गया है और करंट सेंसिटिविटी जो दिया गया है, करंट सेंसिटिविटी गिवन इज 2 डिवीजन पर मिलीवोल्ट। 2 डिवीजन पर। पर मिलीवोल्ट current sensitivity given is 2 division per millivolt and 10 division per milliampere। अच्छा, एक 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर। अच्छा हाँ, वैसे। ये दिया गया। तो अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट टू वोल्ट मीटर फॉर फॉर 1 डिवीजन। हाँ, क्या लेना? कन्वर्ट इट टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ओके। तो क्या रेजिस्टेंस या फिर मॉडिफिकेशंस यूज करने चाहिए हमें, ये बताना है। करंट कितना जा रहा है? ओके, एक सेकंड। सर आइडियल है ना, उसका तो नहीं है ना कुछ आइडियल है, रेजिस्टेंस? आइडियल। आया आंसर? सर एक मिनट बस। लग रहा है रॉन्ग है। नल डिफ्लेक्शन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 कितना हो जाएगा? E1 के बराबर। समझ में आया? हाँ। यस सर। हाँ अच्छा हाँ, वो भी करंट वाला ही है। हाँ, इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट कर ओके लेंगे। सर, होमवर्क करते हैं इसका फिर।